Hi all, welcome to Jim's Orbit. So we have completed our chapter metals and non-metals in a previous video. In this video, we'll be discussing the MCQ on this chapter. If you want, you can take a screenshot of the explanation side by side. So let's start. Question number 1 is, which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? The given options are sodium, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो हमको चार ऑप्शंस गिवन है। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये बताया था दैट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे जैसे हम डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज मूव करते रहते हैं वैसे वैसे मेटल्स का जो रिएक्टिविटी पावर है वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो जो मेटल्स अबव हाइड्रोजन लाई करते हैं दे आर मोर रिएक्टिव, जो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन लाई करते हैं दे आर लेस रिएक्टिव। तो जैसे जैसे हम डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज मूव करते रहेंगे वैसे वैसे मेटल्स का रिएक्टिविटी पावर कम होता रहेगा और वैसे ही उनकी टेंडेंसी वाटर के साथ रिएक्ट करने की कम होती रहेगी। तो इन चारों मेटल्स में से अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, आयरन जो है वो सबसे नीचे लाई करता है आउट ऑफ द गिवन फोर मेटल्स। सो आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर, बट आयरन रिएक्ट्स व्हेन steam is passed over the hot iron surface. So this is how the reaction will take place when iron will react with steam. ठीक है, तो आयरन सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वो भी तब जब हम स्टीम को हॉट आयरन के ऊपर पास करते हैं। The other three metals react with water, cold as well as hot. ठीक है, so the correct answer out of the given four options is D, that is iron. Moving on to the next question. Generally, non-metals are not lustrous, but which of the following non-metals has a lustrous surface? Options है sulfur, oxygen, phosphorus and iodine. जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में दैट नॉन मेटल्स जनरली हैव अ नॉन लस्ट्रस सरफेस, बट एक नॉन मेटल का एक्सेप्शन बताया था दैट हैज अ लस्ट्रस अपीयरेंस। सो वो कौन सा नॉन मेटल था? दैट वाज आयोडीन। आउट ऑफ द गिवन फोर नॉन मेटल्स ओनली आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट हैज अ लस्ट्रस surface. Rest all the non-metals have a non-lustrous surface. तो आपको exceptions पे ध्यान रखना है। आपको अगर उसकी वीडियो देखनी है तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो मेटल्स नॉन मेटल्स में जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस की है वहां पर मैंने आपको exceptions के बारे में बताया है। So iodine has a lustrous surface out of the given four non-metals. So the correct option for question number 2 is option number D, that is iodine. Clear? So moving on to the third question. Third question is, generally non-metals are not good conductors of electricity. Which of the following is good conductor of electricity? So this again is the question of exceptions from the physical properties of non-metals. जब आपको मैं पढ़ा रही थी तो आपको बताया था that non-metals are poor conductors of electricity, but one non-metal was told that conducts electricity. तो क्या क्या ऑप्शंस गिवन है? डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो इन चारों नॉन मेटल्स में से आपको एक एक्सेप्शन बताया था दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस the correct option comes out to be B, that is graphite. Clear? So moving on to the next question. Iron nails were dipped in a solution in a test tube. After about half an hour, it was observed that color of the solution has changed. The solution in the test tube is of zinc sulfate, iron sulfate, silver nitrate, aluminium sulfate. कभी भी हमको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। तो आपको क्या गिवन है? आयरन नेल्स गिवन है और चार डिफरेंट सॉल्यूशंस गिवन है। चारों के साथ इंडिविजुअली पहले रिएक्शंस लिखते हैं। आयरन ऑन रिएक्शन विद जिंक सल्फेट। विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस?
दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. हमने जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी करे हैं वेयर मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, तो अगर वो मेटल मोर रिएक्टिव होता है देन दिस सेकेंड मेटल, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से. लेस रिएक्टिव होने की वजह से वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एंड हियर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. Moving on to the option number B, when iron is put into the solution of iron sulfate, will the reaction take place? अब देखो आयरन को आप आयरन सल्फेट में ही ऐड कर रहे हो, सेम मेटल है और उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट आपको क्या सॉल्ट गिवन है? सिल्वर नाइट्रेट. व्हेन यू विल पुट आयरन इन द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3. AgNO3 का कलर होता है वाइट. AgNO3 इज वाइट इन कलर. तो जब आप आयरन को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करते हो, सिंस आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन और आपके पास एक न्यू सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा दैट इज आयरन नाइट्रेट. प्लस जो आपके पास मेटल है सिल्वर वो लिबरेट आउट हो जाएगा, दैट विल बी डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. अब यहाँ पर आपके पास इनिशियली जो सॉल्ट का कलर था वो वाइट था. जब रिएक्शन हो गया आयरन के साथ तो आपके पास कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो गया टू ग्रीन. द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज चेंज फ्रॉम वाइट टू ग्रीन क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट था वो चेंज हो गया है आयरन नाइट्रेट में. क्लियर? तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से कलर चेंज ऑफ द सॉल्यूशन हैज टेकन प्लेस. कमिंग ऑन टू द लास्ट सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हेन आयरन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस. ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है. विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस? यहाँ पर जो आयरन है, आयरन इज अगेन लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एंड दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. तो आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि इसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हमारे पास कलर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है बिकॉज सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से. सो द करेक्ट option for the given question is option C, that is silver nitrate. Clear? Moving on to the next question. Which of the following statement is not true about metals? हमको 4 options given है regarding metals. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा option metals की properties को satisfy नहीं करता. First option, metals are generally malleable and ductile. Obviously metals are malleable, that is they can be converted into thin sheets, and they are ductile, that is they can be converted into thin wires. Option B, metals are good conductors of heat. Yes, metals do conduct heat as well as electricity, so metals are good conductors of heat. Third option, metals are electronegative in nature. तो जब हम पढ़ रहे थे हमने ये पढ़ा था मेटल्स की प्रॉपर्टीज में दैट मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं तो दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ड्यू टू विच वी कैन से दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड दे आर नॉट इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर. मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. तो ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई रिगार्डिंग द मेटल्स. जो हमारा ऑप्शन डी है, active metals displace hydrogen from dilute acids. This property also we have studied regarding the metals. Metals जब react करते हैं acids के साथ they liberate hydrogen gas. So this property is also correct. So out of the given options according to the question हमारा क्या option correct हो गया? That metals are electronegative in nature. ये जो property है ये false है because metals are electropositive in nature. Clear? So the correct option for question number 5 is C. Coming on to the next question. Metals generally have
following number of electrons in their valence shell. When we started with the chemical properties, तो हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी मेटल्स की, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वहां पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए थे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का. 3 एग्जांपल्स वर गिवन देयर ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. तीनों की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में एंड एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में. तो एट मोस्ट जो मेटल्स का वैलेंस शेल होता है उसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो अगर हम अपने गिवन ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए है हमारे पास 1, ऑप्शन बी है हमारे पास 1, 2, 3, ऑप्शन सी है हमारे पास 8 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 5 to 8. So out of the given options क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया as per the given question? Option number B. That is metals generally have 1 to 3 number of electrons in their valence shell. Clear? So question number 6 के लिए ऑप्शन क्या करेक्ट है हमारे पास? ऑप्शन B. Moving on to the next question. Which of the following is displaced by copper? This question is based on our reactivity series of metals. जो आपको गिवन ऑप्शंस है इनमें से कौन सा आयन डिस्प्लेस हो जाएगा कॉपर से? ऑब्वियसली कॉपर से सिर्फ वो ही आयन डिस्प्लेस हो पाएगा जो कॉपर से लेस रिएक्टिव होगा, है ना. अगर कोई भी आयन कॉपर से मोर रिएक्टिव होगा दैट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर एज पर द रिएक्टिविटी series, because only a more reactive ion can displace a less reactive ion. So let's see our options. First option is Fe2 plus, second option is Ag plus, third is Zn2 plus and fourth is Al3 plus. तो इन चारों ऑप्शंस में से आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज बी, सिल्वर आयन. सिर्फ सिल्वर आयन ऐसा आयन है जो कॉपर के नीचे लाई करता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से, देयरफॉर सिल्वर आयन कैन बी इजीली डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर. बाकी जितने भी आयंस गिवन हैं, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये तीनों ही आयंस अबव कॉपर लाई करते हैं, सो दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर. ओनली सिल्वर लाइज बिलो कॉपर, वो कॉपर के नीचे लाई करता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी पावर कम है कॉपर से. So it will easily be displaced by copper. So as per the question, our correct option comes out to be B, that is silver. Moving on to the next question. Generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acids does not give hydrogen gas on reacting with metals except manganese and magnesium? जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रही थी मेटल्स की तो उसमें मैंने आपको रिएक्शन बताया था that metals on reaction with acids form metal salt plus hydrogen gas is liberated out. ये रिएक्शन था. यहां पर मैंने आपको कौन कौन से एसिड्स बताए थे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एसिड्स बताए थे. एक एक्सेप्शन बताया था एसिड का, दैट इज नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट नहीं करता मेटल्स के साथ और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या होता है? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वो उसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है इनटू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन. खुद वो रिड्यूस हो जाता है टू सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वो उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है. देयरफॉर नाइट्रिक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. लेकिन दो मेटल्स का एक्सेप्शन भी बताया था इसमें, मैंगनीज का और मैग्नीशियम का, जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन सा एसिड ऐसा हो गया जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता? इट विल बी सी, that is HNO3. So for question number 8, option C is correct. Clear?
Moving on to the next question. Reaction between X and Y forms a compound Z. X loses electrons and Y gains electrons. Which of the following properties is not shown by Z? कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख लो पहले. रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स अ कंपाउंड Z. X क्या कर रहा है? X इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और Y इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है. इस प्रोसेस से आपके पास एक कंपाउंड बन रहा है दैट इज Z. यहां से आपको कुछ रिकॉल हुआ? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था NaCl का, जब मैं आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा रही थी. उसमें क्या था? सोडियम जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और क्लोराइड क्या था, वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था. इन दोनों के इलेक्ट्रॉन लूज और गेन से एक कंपाउंड बना था दैट इज NaCl. वो किस टाइप का कंपाउंड था? आयोनिक कंपाउंड. क्लियर? तो वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है. X इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है मतलब ये एक मेटल है. Y इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है मतलब ये एक नॉन मेटल है. तो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कंपाउंड्स बनते हैं? आयनिक कंपाउंड्स. मतलब जो Z यहाँ पर फॉर्म हो रहा है दैट इज एन आयनिक कंपाउंड. तो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, हमें ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज Z सेटिस्फाई नहीं करता. आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी? दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ionic compounds conduct electricity in the molten state and ionic compounds are easily soluble in the polar solvent. तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिसिंग है या जो प्रॉपर्टी गलत है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय Z. इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी करेक्ट है. इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली दिस प्रॉपर्टी इज रॉन्ग बिकॉज Z बीइंग एन आयनिक कंपाउंड उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा. C, it conducts electricity in the molten state. This is also true. D, it occurs as a solid. This is also true. So according to the question, हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन B. So for question number 9, the correct option is B. Clear? Moving on to the question number 10. What happens when dilute sulfuric acid is poured over the silver plate? सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसका रिएक्शन फॉर्म कर लो. सिल्वर प्लेट है, उसका रिएक्शन आप कर रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. अब यहां से आपके पास एकदम से स्ट्राइक करेगा कि सिल्वर यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और आपके पास सिल्वर सल्फेट बन जाएगा. तो आप गलती कर दोगे यहाँ पर ऑप्शंस चूज करने में, या तो आप सिल्वर सल्फेट को टिक कर दोगे या फिर हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व को. बट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है रिएक्टिविटी सीरीज का. सिल्वर जो है वो बिलो हाइड्रोजन लाई करता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी वजह से क्या होता है? सिल्वर हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सिंस सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, देयरफॉर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. देयरफॉर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस हियर. तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? C, दैट इज नो रिएक्शन टेक प्लेस. रेस्ट ऑल द ऑप्शंस विल बी इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पर सिल्वर सल्फेट फॉर्म नहीं होगा. एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी नहीं इवॉल्व होगी एंड हाइड्रोजन गैस भी नहीं इवॉल्व होगी क्योंकि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा. तो इन द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन नंबर C, दैट इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured over the silver plate. So for question number 10, option C is correct. Clear? Moving on to question number 11. Which of the following is amphoteric oxide? मैंने आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़ाते हुए बताया था दैट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? दैट कैन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस. वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं. कुछ एग्जांपल्स दिए थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड. ये 4 एग्जांपल्स बताए थे मैंने आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पढ़ाते हुए. तो अब देखते हैं हमें ऑप्शंस क्या गिवन है.
सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ जिंक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। रेस्ट ऑल 3 ऑक्साइड्स, अब देखो ये आपके पास मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, बट जिंक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो कि एम्फोटेरिक इन नेचर है बिकॉज वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस for question number 11, option D is correct. Clear? Moving on to question number 12. Which gas burns with a popped sound? अब जब हमने आपको रिएक्शन बताया था, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आपको कैसे पता चलेगा दैट गैस लिबरेटेड इज हाइड्रोजन? क्योंकि गैसेस तो कलरलेस होती हैं, तो इट कैन बी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ यू विल कम टू नो दैट जो गैस लिबरेट हुई है वो हाइड्रोजन है? ये हम पता करेंगे एक टेस्ट से। Whenever you will bring a burning matchstick near the mouth of the test tube, आपने मैचस्टिक ली, उसको अपने माउथ, जो भी आप कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हो, जो भी बीकर में रिएक्शन कर रहे हो, अपनी मैचस्टिक को उसके माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे ले जाओ एंड यू विल हियर अ पॉप साउंड। अगर वो पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट विल कंफर्म दैट द गैस लिबरेटेड इज हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट व्हेनेवर यू विल ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इन विच द रिएक्शन इज बीइंग टेकन प्लेस, इट विल बर्न, इट विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। ठीक है, तो विच गैस विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड? ऑप्शंस ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी sulfur dioxide and D oxygen. So obviously the correct option is hydrogen, क्योंकि pop sound produce करना is the characteristic property of hydrogen. So for question number 12, option A is correct. Clear? Moving on to the question number 13. Which of the following metals readily react with cold water? कोई भी मेटल अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन शो कर रहा है। रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन शो कर रहा है मतलब वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब वो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करता है। अदरवाइज जैसे जैसे हम डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज मूव करते रहेंगे वैसे वैसे रिएक्शन विद कोल्ड वाटर जो है उसकी पावर भी डिक्रीज होती रहेगी। सो कमिंग ऑन टू द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज सोडियम, ऑप्शन बी इज मैग्नीशियम, ऑप्शन सी इज सिल्वर एंड ऑप्शन डी इज गोल्ड। इन चारों मेटल्स में से विच मेटल लाइज एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज? सोडियम। So sodium is the metal that lies at the top of the reactivity series. कैसे होती है reactivity series? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। तो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम लाई करता है, बाकी सारे मेटल्स बिलो सोडियम लाई करते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी पावर विद वाटर डिक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट द रिएक्शन कैन टेक प्लेस। So out of the given options, sodium is the metal that readily reacts with cold water. So for question number 13, option A is the correct option. Clear? Moving on to question number 14. An element is soft and can be cut with a knife. This is very reactive in air and therefore stored under kerosene. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. जब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 3 मेटल्स बताए थे दैट आर सॉफ्ट। कौन कौन से थे वो 3 मेटल्स? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर हार्ड इन नेचर। ये 3 मेटल्स होते हैं आपके पास दैट आर सॉफ्ट इन नेचर। सो एन एलिमेंट विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। बट इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है? दिस इज वेरी रिएक्टिव इन एयर एंड देयरफॉर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। तो इनमें से, इन तीनों मेटल्स में से सोडियम इज द मेटल जो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है। इट रेडिली रिएक्ट्स विद एयर एज वेल एज मॉइस्चर, इसलिए हम उसको केरोसिन के अंडर इमर्स करके रखते हैं ताकि जो उसकी रिएक्टिविटी पावर है वो कम हो जाए, वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करे।
ठीक है, तो इनमें से जोन सा भी ऑप्शन मैच कर रहा है आपकी इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को, दैट विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस देखते हैं. ए मैग्नीशियम, दिस इज नॉट राइट. बी जिंक, दिस इज नॉट राइट. सी सोडियम, this is correct, and D phosphorus, this is also wrong. So out of the given options, sodium ऐसा metal है जो बहुत reactive है air as well as moisture के साथ. It is very soft and it can be easily cut with a knife. Clear? So for question number 14, option C is the correct option. Moving on to question number 15. Which among the following is most reactive? A mercury, B aluminium, C silver, and D calcium. Now this question is also based on the reactivity series. जो मेटल टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करेंगे दे आर हाईली रिएक्टिव. जैसे जैसे वो बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज होते रहेंगे वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी पावर कम होती रहेगी. क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड. तो दिस इज आर रिएक्टिविटी सीरीज. इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमें क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे हम डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी पावर कम होती जा रही है मेटल्स की. तो विच मेटल आउट ऑफ दीज फोर सबसे ऊपर लाई कर रहा है? कैल्शियम. बाकी सारे मेटल्स बिलो कैल्शियम लाई कर रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी पावर कम होगी देन कैल्शियम. सो according to the question, our correct answer comes out to be D, that is calcium. So for question number 15, the correct option is D, that is calcium. I hope you all have understood the questions that we have discussed in this video. If something is not clear, you can watch our previous videos related to the chapter. So I hope it's clear now. Thank you so much for watching.